नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, सिर्फ लोकप्रियता को मिलती है। प्रजातंत्र में हाथ गिने जाते हैं, सिर नहीं तोले जाते। आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों के आरक्षण का सवाल जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू के सामने आया तो उन्होंने भी परसाई जी वाली बात ही कही थी कि इससे योग्यता पीछे छूट जाएगी। फिर सामाजिक न्याय के नाम पर मंडल कमीशन बना और पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी और हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण दे दिया गया। कायदे से 20 साल बाद उस आरक्षण की समीक्षा होनी थी, लेकिन मंडल 2 की तैयारी शुरू हो गई। क्या है जातिगत जनगणना का असली खेल? क्यों 1931 के बाद देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ? ऐसे ही तमाम सवालों पर है हमारी टेली सीरीज जाति द थॉर्न लेगेसी, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बिहार चैप्टर द ब्रूइंग क्राइसिस। 6 अगस्त 1990, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल के सांसदों की बैठक चल रही थी। अगले दिन से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था और यूपी और बिहार से चुनकर आए जनता दल के ज्यादातर सांसद चाहते थे कि सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करे। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की जो रिपोर्ट साल 1980 से ठंडे बस्ते में थी, उसे बाहर निकालने में प्रधानमंत्री वीपी सिंह को कोई गुरेज नहीं था। ये वादा उन्होंने जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में कर रखा था और पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने उप प्रधानमंत्री देवीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। जनता दल के अंदर ही ये चर्चा आम थी कि ताऊ देवीलाल मंडल कमीशन की सिफारिशों के विरोधी हैं, क्योंकि उसमें जाट समुदाय को बाहर रखा गया है। जनता दल के सांसदों का दबाव इस कदर बढ़ा कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में ऐलान कर दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं। 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। 15 अगस्त 1990, लाल किला, दिल्ली। पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का ऐलान करते वक्त वीपी सिंह को भी नहीं मालूम था कि उनका फैसला ऐसी आग लगाने जा रहा है जिसकी आंच लंबे समय तक समाज और राजनीति को झुलसाती रहेगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। सड़कों पर छात्रों का हुजूम इसके खिलाफ गले फाड़कर नारे लगाने लगा और जब सत्ता के गलियारों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची तो आत्मदाह का भयानक दौर शुरू हो गया, जिसका आगाज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के 4 महीने बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। उसके पीछे भी मंडल कमीशन की राजनीति ही थी, जिसकी असली कहानी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल राख में दबी उस चिंगारी को देखिए जो 1990 से ही इस सवाल के रूप में दबी पड़ी थी कि जब देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना ही नहीं हुई तो फिर पिछड़ी जातियों का आरक्षण किस आधार पर तय कर दिया गया। 18 फरवरी 2019, बिहार विधानसभा, पटना। बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे। उन्होंने बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसे नीतीश कुमार का चुनावी दांव समझा जा रहा था, जो असल में बिहार की राजनीति में बीजेपी को घेरने का चक्रव्यूह साबित हुआ। 27 फरवरी 2020 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में दूसरी बार जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कराया। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन कायम था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार को समर्थन मिल रहा था मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी से।
23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जातिगत जनगणना कराने की मांग की। पीएम और केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने 1 जून 2022 को जातिगत जनगणना पर पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहां भी नीतीश कुमार को आरजेडी से खुला समर्थन मिला। जातिगत जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे थे तो दूसरी ओर आरजेडी के साथ दूरियां मिटाने का बहाना भी जातिगत जनगणना ही बनी। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और अगले ही दिन आरजेडी के साथ सरकार बनाकर अपना वो एजेंडा आगे बढ़ाने में जुट गए जिसे राजनीतिक मंचों से सामाजिक न्याय और मंडल पार्ट 2 नाम दिया गया। सात जनवरी से 21 जनवरी 2023 बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने 2 हफ्ते में 2 करोड़ 59 लाख परिवारों का ब्यौरा जुटाया। किस जाति की कितनी आबादी है, इसकी गिनती करके बिहार सरकार क्या करना चाहती है, ये किसी को समझ में नहीं आया। 15 अप्रैल 2023 बख्तियारपुर, बिहार में दूसरे चरण की जनगणना की शुरुआत नीतीश कुमार के गांव से हुई, जिसका विरोध यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का एक संगठन पहले दिन से कर रहा था। 4 मई 2023 को इसी संगठन की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली और बिहार में एक बार फिर घर घर जाकर सरकारी कर्मचारी गिनती करने लगे कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। ये सवाल अब भी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया है कि जातिगत जनगणना से क्या हासिल होगा। केंद्र सरकार को भी अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है कि हमने जिन लोगों को आरक्षण दिया है, जिस मकसद से आरक्षण दिया है, वो पूरा हो रहा है या नहीं। इसके लिए जातीय सर्वेक्षण जो है बिहार की सरकार करा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 500 करोड़ रुपए रिलीज किए थे इस जातिगत गणना कराने के लिए। यह एनडीए की सरकार थी जिसने ऑर्डर किया था इस गणना के लिए और उसी की मर्जी से यह गणना हो रही है। गणना करने में कोई बुराई नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे बड़ी आशंका ये है कि कहीं ये मंडल पार्ट 2 की तरह अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग में तो नहीं बदल जाएगा। बिहार की राजनीति में जब जाति का जिन बोतल से बाहर आता है तो बवाल ही होता है और वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहता। इस बार भी आहट ऐसी ही है। सियासत के तराजू में जातियों का वजन तौलने की शुरुआत एक साथ कई राज्यों में हो चुकी है। तेलंगाना में साल 2014 में समग्र कुटुंब सर्वे के नाम पर जातियां गिनी जा चुकी हैं, तो कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया अपने पिछले कार्यकाल में ही जातिगत जनगणना करा चुके हैं और अब बिहार के साथ साथ ओडिशा में भी पिछड़ी जातियों का सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है। जैसे जो दलित लोग हैं वो लैंडलेस थे, तो एक तरह का जातियां जो थी अपने आप में वो इकोनॉमिक क्लास हो गई थी। तो एक समय में जनगणना का वो महत्व था। तो अब आप देखिए कि उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले सवर्ण थे अब वो बड़े अमीर हैं, नहीं, वो खत्म हो गए। तो आज की तारीख में जनगणना का कोई महत्व नहीं है। उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों की राजनीति की पहली प्रयोगशाला बिहार ही था और बिहार में भी ये शुरुआत उन्हीं जातियों के नेताओं ने की जिन जातियों के नेता आज सत्ता में हैं। 1930 के दशक में बिहार में ऐसा क्या हुआ जिसने नेहरू गांधी की कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी? वही कहानी देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड जाति नीति बियॉन्ड द बैलेट। 18 अप्रैल 1996 लिखा उन्होंने अपना नाम लिखा वासुदेव सिन्हा, अब पिता का नाम आज्ञात लिख दिया। चौवन लोकसभा का सीट हम आपकी झोली में जीत। मंडल कमीशन के बाद की बिहार की राजनीति का पूरा सच दुनिया के सामने था।
लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जन चेतना पर सवार लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के मसीहा और अगड़ी जातियों के खलनायक बन चुके थे। लिखा उन्होंने अपना नाम लिखा वासुदेव सिन्हा, अब पिता का नाम अज्ञात लिख दिया। उत्तर बिहार में जातियों के बीच पहले से खुदी खाई और गहरी हो चुकी थी। हर जाति की अपनी सेना, अपने हथियार और दुश्मन दूसरी जाति के लोग। सबको मालूम था कि गांवों में जातियों की निजी सेना तैनात है, जिसे ग्राम रक्षा दल का लबादा ओढ़ा दिया गया है। उस पर हमारे जैसे नागरिक को चाहिए कि अपनी तैयारी अपने आप करे और अपने देश की रक्षा स्वयं करे। देश दुनिया के लिए बिहार में जातियों के बीच खूनी राजनीति की जंग हैरान करने वाली थी, लेकिन बिहार के लोगों को इसकी आदत आजादी के पहले से थी। वहां की माटी में जातियों के बीच नफरत के बीज 1930 के दशक में ही बोए जा चुके थे, जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने के बाद तेजी से पनप रहे थे। 30 मई 1933, शाहबाद, वर्तमान आरा, बिहार। त्रिवेणी संघ, यही नाम था बिहार में पिछड़ी जातियों के पहले राजनीतिक संगठन का, जिसने गांधी, नेहरू, पटेल की कांग्रेस की नींद उड़ा दी। त्रिवेणी संघ में 3 प्रमुख जातियां थी। यादव, जिसके नेता जगदेव सिंह यादव थे, कोयरी, जिसके नेता यदुनंदन प्रसाद मेहता थे, और कुर्मी, जिसके नेता शिवपूजन सिंह थे। यादव, कोयरी और कुर्मी, इन 3 जातियों को एकजुट करने वाले त्रिवेणी संघ के नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस में भूमिहार और राजपूत नेताओं का दबदबा है, जो पिछड़ी जातियों पर अत्याचार कर रहे हैं। त्रिवेणी संघ ने 1937 में हुए बिहार के चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। बाकी बिहार में तो त्रिवेणी संघ को हार झेलनी पड़ी, लेकिन शाहाबाद यानी तत्कालीन आरा जिला में त्रिवेणी संघ ने कांग्रेस को हरा दिया। त्रिवेणी संघ का बाद में कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को पिछड़ी जातियों का अलग प्रकोष्ठ बनाना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद बिहार में पिछड़ी जातियों के महत्वाकांक्षी नेताओं को समझ में आ गया कि वो जातिगत पहचान को हवा देकर लोगों की भावनाओं को वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। बिहार में समाज में परिवर्तन की दृष्टि से, बिहार में जो भूमि व्यवस्था है उसके परिवर्तन की दृष्टि से अनेक आंदोलन हुए। बिहार के बारे में एक धारणा बनी अवश्य कि बिहार में शायद जाति गोलबंदी बहुत ज्यादा है, और इसके कारण क्योंकि स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आज़ादी के पहले ही जमींदार उन्मूलन का एक आंदोलन चला, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी वहां गए थे। उनके आमंत्रण पर अनेक सभाएं हुई थी। बिहार में जाति नीति का अगला अध्याय 1977 के दशक में शुरू हुआ। 1977 में जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के सीएम कर्पूरी ठाकुर थे। खुद पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर पहचान रखने वाले कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट लागू करते हुए ओबीसी को 8% और एमबीसी यानी अति पिछड़ी जातियों को 12% आरक्षण देने का फैसला किया। मुंगेरी लाल आयोग का गठन भी कर्पूरी ठाकुर ने ही 1971 में अपने पहले कार्यकाल में किया था। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का विरोध जनता पार्टी में ही शुरू हो गया। पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद 21 अप्रैल 1979 को कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा। 1980 में जनता पार्टी टूटी तो बिहार में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी भी इसीलिए हुई क्योंकि सवर्णों का जेपी आंदोलन से निकले नेताओं से मोह भंग हो गया था। उन्हें जनता पार्टी और फिर लोकदल में शामिल लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता सवर्ण विरोधी नजर आने लगे थे। इन नेताओं ने भी अपनी ये इमेज बदलने की कोशिश नहीं की, जिसका फायदा उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद मिला। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, इन तमाम चीज़ों का एक आंकड़ा आएगा और उसके आधार पे वहाँ की सरकार आगे उनके पिछड़ापन को दूर करने के लिए योजना बना पाएगी। तो यह बहुत ही आवश्यक है और हर जात के लिए जरूरी है। उन्नीस 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी, तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का संसद में विरोध किया, जबकि कांग्रेस के ही नेता उन्हें समझा रहे थे कि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। हुआ भी यही। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का केंद्र बने यूपी और बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर सब कुछ गंवाने के बाद अचानक राहुल गांधी ने अपने पर नाना, दादी और पिता से अलग रास्ता क्यों पकड़ा?
ओबीसी राजनीति पर कांग्रेस के बदले तेवर की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड नो थैंक यू, सेविंग कॉन्सिक्वेंसेस। सोलह अप्रैल 2023, कोलार, कर्नाटक। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं चुनावी मंच से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जो कांग्रेस के लिए भी अजूबा था। देश की जनता को पता लग जाए, आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। आवाज कोलार में ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे बीजेपी ने ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया था। माना गया कि कोलार में ओबीसी और जातिगत जनगणना की पैरवी करके राहुल ये दिखाना चाहते हैं कि वो ओबीसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसे कर्नाटक को चुनावी पैंतरा समझा गया, उस मुद्दे को राहुल गांधी दिल्ली में युवाओं के बीच समझाने लगे कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। 29 अप्रैल 2023, मुखर्जी नगर, दिल्ली। अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस। आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना। एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूँ, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं, फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाएगा। 11 मई 2023, दिल्ली विश्वविद्यालय। What I am proposing is a series of steps that act like a national experiment. राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे थे, उसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने क्यों नहीं कराया? इसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। कांग्रेस के दूसरे नेता और प्रवक्ता भी कास्ट सेंसस रोकने की वजह नहीं, सिर्फ उसे जारी करने की जरूरत ही समझाते रहे। जब श्री राहुल गांधी जातिगत जनगणना के आधार पर स्टेट की रिसोर्सेज का हिस्सा देने की बात करते हैं, तो वो जात का बंटवारा नहीं, वो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और उस सामाजिक न्याय का ये हिस्सा है कि जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं, वो पिछड़े वर्गों से हों, वो अनुसूचित जातियों से हों, SC ST से हों, उनको उनका अधिकार मिले। और उसके लिए जातिगत जनगणना एक अनिवार्य विषय है। डेटा जब इतना इम्पोर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? जातिगत जनगणना क्यों बंद हुई, इसकी कहानी भी जान लीजिए। साल 1937, देश में धर्म के नाम पर बंटवारे की जो मुहिम मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, उसका समर्थन हिंदू महासभा भी करने लगी। मुस्लिम लीग ने जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल को अलग मुस्लिम देश बनाने की जिद पकड़ ली थी। इसी बीच बिहार में त्रिवेणी संघ के नाम पर यादव, कोयरी और कुर्मी जातियों का गठबंधन भी राजनीतिक हलचल बढ़ाए हुए था। जाति की आबादी के आधार पर राजनीतिक दबदबे की लड़ाई में कांग्रेस को बड़े खतरे की आहट सुनाई दी। देश में जातियों का टकराव पहले से था और अब डर ये सताने लगा कि कहीं धर्म के बाद देश में जातियों के आधार पर बंटवारे की आग भड़क गई तो क्या होगा। ब्रिटिश सरकार भी जातिगत जनगणना से परेशान थी, क्योंकि भारत में जातियों का जाल बहुत उलझा हुआ था। एक बड़ा विवाद ये था कि भारत में जनगणना का आधार जाति होगी या वर्ण। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, तो इस बात पर राजनीति शुरू हो गई कि SC और ST के अलावा भी देश में कई पिछड़ी जातियां हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक हालत बहुत खराब है। नेहरू सरकार ने 1953 में पिछड़ी जातियों की हालत जानने के लिए गांधीवादी नेता काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बना दिया, लेकिन कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट 1955 में आ गई थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये बहस गर्म हो गई कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी इंदिरा गांधी सरकार को ही सौंपी गई थी, जिन्होंने उस रिपोर्ट को ना तो खारिज किया और ना ही लागू किया। इंदिरा को लगता था कि इससे जातिवाद की राजनीति होगी। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है।
मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने। हालांकि जातिवाद के आरोप में कांग्रेस खुद भी जकड़ी हुई थी। इंदिरा युग के कांग्रेस पर आरोप था कि वो अगड़ी जातियों की पार्टी है और इसी आरोप की वजह से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी वोटर कांग्रेस से दूर खिसक चुके थे। कांग्रेस का जनाधार शुरू से सवर्ण, मुस्लिम, दलित और आदिवासी तबके में ही रहा है, लेकिन आज की तारीख में सब खिसक चुके हैं। कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कर्नाटक में सिद्धारमैया, बड़े जनाधार वाले ये तीनों नेता पिछड़ी जातियों के हैं। कांग्रेस का जिन पार्टियों से गठबंधन है उनमें डीएमके, आरजेडी और जेडीयू की पहचान ओबीसी राजनीति की वजह से ही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ओबीसी की तरफदारी में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो मतलब समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। उन्नीस 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने अंदाजा लगाया था कि ओबीसी की आबादी लगभग 52% है। इस रिपोर्ट को लागू करने से पहले ही बीएसपी के संस्थापक काशीराम अपना राजनीतिक गणित पेश कर चुके थे, जिसे उन्होंने नाम दिया 85 बनाम 15, यानी 15% सवर्ण और बाकी ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। क्या बीजेपी की 80 बनाम 20 को टक्कर देने के लिए काशीराम फॉर्मूला आगे बढ़ाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बवाल, द पेंडोरा बॉक्स। नवंबर 1993, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जातियों के गठबंधन की चुनावी ताकत का ये बेमिसाल प्रयोग था। बतौर सीएम अपने पहले कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव हिंदूवादियों के लिए खलनायक बन चुके थे। दूसरी ओर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का विवादित ढांचा गिरवाने के आरोप में अपनी सत्ता गंवाने वाले बीजेपी के दिग्गज कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट की इमेज के साथ चुनाव मैदान में थे। हिंदुत्व की लहर का मुकाबला करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, जिसके नेता काशीराम को समझ में आ चुका था कि भारत की राजनीति में जाति ही अंतिम सत्य है। वो जातियां जो है, जो जिनकी आबादी जो है 85% है, वो जग गई हैं। आप सड़क पर उतरिएगा तो वो भी सड़क पर उतरेंगी। ये कर्पूरी ठाकुर वाला जमाना नहीं है कि जब उन्होंने आरक्षण दिया था तो माँ बहन की गाली जो सड़क पर दी गई थी वो खत्म हुआ। मंडल कमीशन में जिस ढंग से लालू यादव ने मजबूती के साथ जो है बिहार में मुहिम चलाया और एक मजबूत जात में होने के कारण जो है वो मैंने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में यही सत्य सामने आया। बीजेपी का हिंदुत्व काशीराम और मुलायम सिंह के उस फॉर्मूले से हार गया, जिसे काशीराम ने आसान भाषा में इस नारे के जरिए समझाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। पूरा साल हम लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष का मकसद था जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। 1993 के यूपी चुनावों को देश में मंडल बनाम कमंडल यानी जाति बनाम धर्म की सियासी जंग के तौर पर देखा गया। और उसका नतीजा देखने के बाद ही यूपी और बिहार में हर पिछड़ी जाति की एक पार्टी पैदा होने लगी। हर पिछड़ी जाति को एक नेता मिला और हर नेता का नारा एक ही था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी के अनुपात में आरक्षण में हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मंडल के अंदर ही एक सवर्ण पैदा हो गया जो सारे लाभ लेने लगा। तो नतीजा क्या हुआ कि बाकी जातियां जो थीं वो उससे अलग हो गई। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, 2014, 17, 19, 22 मक्खन अलग हो गया, मट्ठा अलग हो गया। मट्ठा आ गया बीजेपी की तरफ, मक्खन उधर बच गया। देश में जातिवाद की राजनीति का दौर मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू हुआ। अगड़ा बनाम पिछड़ा का बवाल 2 दशक तक सुलगता रहा। अब फिर 1990 जैसा माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
हिंदू राष्ट्र के शोर के बीच जातिगत जनगणना का सियासी मतलब यही है कि मंडल पार्ट 2 की सियासत के लिए जमीन तैयार हो रही है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। भारत के समाज में विभाजन की खाई पैदा की है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार धीरे धीरे जाति भेद की ओर जाएगी। अगर हम जाति जनगणना कराएंगे, ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, तो न हम अंतर जातीय विवाह को प्रदर्शित कर सकेंगे, न हम छुआछूत को ठीक से खत्म कर सकेंगे। राजनीति धीरे धीरे जातीय गोलबंदी पर आधारित हो जाएगी। मंडल कमीशन में लगभग 3700 जातियां ओबीसी की लिस्ट में थीं, जिनकी संख्या अब 5000 के पार हो चुकी है। देश में बहुत सी जातियां अभी कतार में हैं कि उन्हें भी ओबीसी का दर्जा दिया जाए। जिन्हें पहले से आरक्षण मिला हुआ है वो तो नारा लगा ही रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना से देश की हवा बदलने की आशंका क्यों है, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड आहट, द लूमिंग थ्रेट। 23 मई 2008, भरतपुर, राजस्थान। मंडल कमीशन के बाद देश में जाति के नाम पर आंदोलन का ये सबसे डरावना रूप था। राजस्थान में ओबीसी का दर्जा प्राप्त गुर्जर समुदाय के लोग ट्रेन की पटरियों और हाईवे पर बैठे थे, क्योंकि उन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए था। इस आंदोलन की आंच में जब पंजाब से महाराष्ट्र तक झुलसने लगा तो आंदोलन से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। आंदोलन एक जाति का था, लेकिन टाइमिंग चुनावी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। इसके बाद पूरे देश में अलग अलग जातियों के आंदोलन का दौर ही शुरू हो गया। 6 जुलाई 2015 से गुजरात में पाटीदार समाज के युवाओं को एकजुट करके युवा नेता हार्दिक पटेल ने आंदोलन शुरू कर दिया। पाटीदार नेताओं की मांग थी कि उन्हें पिछड़ी जाति घोषित करके आरक्षण दिया जाए। इसके जवाब में गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना के नेता अल्पेश ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि पाटीदार को ओबीसी घोषित किया गया तो पहले से पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को आरक्षण में एक और दावेदार झेलना पड़ेगा। फरवरी 2016 में हरियाणा के जाट समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया, क्योंकि 2012 में कांग्रेस की सरकार ने जाट समुदाय को जो 10% आरक्षण दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बता दिया। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी झुलसना पड़ा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खेती बाड़ी करने वाली एक जाति है कापू। फरवरी 2016 में कापू जाति के लोगों ने भी ओबीसी यानी पिछड़ी जाति का दर्जा देने की मांग पर आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में रत्नाचल एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां और दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं से आहट मिल चुकी थी कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण की आग कहीं भी किसी भी वक्त भड़क सकती है, खासकर जातिगत जनगणना के बाद, क्योंकि तब एक बार फिर ये शोर मचना तय है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। बिहार में जितनी पार्टी के लोग हैं सब लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव भी पारित किया, सब लोगों ने सहयोग किया। तो बिहार में जातीय जनगणना का काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है। और हमारी पार्टी तो शुरू से कहते रही है कि जातीय जनगणना न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में हो। तो हम लोग तो इसी राय के हैं कि देश भर में जाति गणना होनी चाहिए। अगर आपकी संख्या के आधार पर आपको भी सरकार में हिस्सेदारी और नुमाइंदगी का मौका मिलेगा तो उससे सामाजिक सौहार्द पैदा होगा, टकराव नहीं। टकराव आज हो रहा है, हम उस टकराव को सामाजिक सौहार्द में बदलना चाहते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण का यही खतरा देखते हुए काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 10 साल लटकी रही, क्योंकि मालूम था कि जाति के आधार पर आरक्षण लागू हुआ तो फिर जातियों के बीच तलवारें खिंचनी तय है।